हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आकाश मित्तल। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कश्मीर विलय को लेके। कश्मीर विलय के पहले मैं आपको जो एमसीक्यू में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के एकीकरण को लेके, उस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जो पहला हमारा मुद्दा है वो है कि जो जूनागढ़ है उसको कब भारत संघ में मिलाया गया। तो दोस्तों, फरवरी 1948 में भारत संघ में जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ की रियासत को मिलाया गया। ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर की रियासत को मिलाया गया। और तीसरी जो रियासत हम बात करते हैं वो है 13 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो द्वारा, या आप इसको समझें पुलिस कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद रियासत को भारत के संघ में मिलाया गया। तो दोस्तों, ये 3 फैक्ट आप याद कर सकते हैं एमपीपीएससी के प्री के हिसाब से। आइए आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से कश्मीर का विलय भारत के संघ में होता है। तो दोस्तों, आज़ादी से पहले जैसा कि हमें पता है कि भारत पे अंग्रेज जब शासन करते हैं तो 2 प्रकार से शासन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जहाँ पर उनके स्वयं के ज़िले हैं, और अप्रत्यक्ष जहाँ पे राजे रजवाड़े या नवाब, इस प्रकार के लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो इसी में से एक रियासत है, इसका नाम है कश्मीर। इस कश्मीर के जो राजा, इनका नाम है हरि सिंह। और ये महाराजा चाहते हैं कि ये स्वयं स्वतंत्र रहें, ना तो ये पाकिस्तान से मिले और ना ही इन्हें हिंदुस्तान से मिलने में कोई दिलचस्पी है। ठीक है। तो जब हमारे यहाँ से वीपी मेनन इनके पास जाते हैं तो ये भारत की सरकार को बोलते हैं कि भैया, मैं अपना फैसला तब लूँगा जब आप में से कोई बाद में कभी अगर हम पे आक्रमण कर देता है या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, तब मैं कश्मीर का विलय भारत में करने की सोचूंगा। माउंटबेटन के पास जाते हैं, इनको समझाते हैं कि भैया, आज़ाद रहना प्रैक्टिकल नहीं है। आप सैद्धांतिक तौर पे तो आज़ाद रह सकते हैं, लेकिन 2 बड़े जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इनके बीच में आप अकेले आज़ाद रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। या तो आपको हिंदुस्तान में विलय करना होगा या आपको पाकिस्तान में विलय करना होगा। तो महात्मा गांधी भी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ की जनता को बोलते हैं कि भैया, इनको भी समझाते हैं कि 80% मुसलमान हैं, ये वहाँ पर चाहे तो पाकिस्तान में विलय कर लें, चाहे तो हिंदुस्तान में विलय कर लें। अगर पाकिस्तान में विलय करते हैं तो भी हिंदुस्तान की सरकार को कोई शिकन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इनका नाम है हरि सिंह डोगरा रियासत के ये राजा हैं। 1925 में दोस्तों ये राजा बनते हैं। जैसे कि सारे राजा थे, मैक्सिमम राजा जो भारत में थे, उसी प्रकार के ये राजा हैं। अपना ज़्यादातर समय ये जुआ खेलने में, अय्याशी करने में, इधर उधर घूमने में, टाइम पास करने में बिताते हैं। शिकार वगैरह करते हैं, या बम्बई के जो घोड़े रेस कोर्स रोड होता है वहाँ पे बैट लगाने जाते हैं। ठीक है। जैसे अधिकतर राजा होते हैं वैसे ही ये राजा हैं। तो दोस्तों, इन्होंने बोला कि भैया, जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो हम स्विट्ज़रलैंड की तरह बनाएंगे। ठीक है। इसको हम टूरिज़्म का वो बनाएंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये शेख अब्दुल्ला की है। तो दोस्तों, ये शेख अब्दुल्ला रहते हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जब ये वापस जाते हैं तो ये वहाँ पर देखते हैं कि इनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद। तो ये एनालाइज करते हैं कि भैया 80% जनसंख्या यहाँ की मुसलमान है, लेकिन फिर भी जो ऊंचे पद हैं या अच्छी सरकारी नौकरियां हैं वो केवल हिंदुओं को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का जो शासक है वो हिंदू है। तो ये उनके खिलाफ बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत बड़े मुद्दे उठाते हैं। बातचीत करने में तो अच्छा रहते ही हैं। ठीक है। और बहुत साधारण से फैमिली से आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए फैक्ट लिखा भी है कि इनके फादर जो थे वो शॉल बेचते थे। तो इनके फादर कोई बहुत बड़े नहीं थे कि जैसे कि भाई नेहरू जी के फादर हैं, बैरिस्टर हैं, है ना, इस प्रकार का इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो ये चालू करते हैं वहाँ पे किसके खिलाफ आंदोलन, ये आंदोलन चालू करते हैं दोस्तों वहाँ की जो राजा हैं उनके खिलाफ। ठीक है। कि भैया, यहाँ के मुसलमान बहुसंख्यक हैं, इनको नौकरी नहीं मिली वगैरह वगैरह। 1932 में दोस्तों ये एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो जाती है। जो आज की उमर अब्दुल्ला हैं वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला के दादाजी हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, जो
शेख अब्दुल्ला हैं ये दिमाग से बहुत समाजवादी व्यक्ति हैं, ठीक है। मतलब मुस्लिम तो हैं लेकिन इनका पर्सपेक्टिव वैसा नहीं है, ये मतलब डेमोक्रेटिक हैं, थोड़े से समाजवादी हैं, इसलिए इनकी मुस्लिम लीग से बिल्कुल नहीं बनती थी, ठीक है। 1940 के दशक में क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, तो कई कारण इसके कारण जो महाराजा था बड़ा डर गया, तो कई बार इनको जेल में रखा और कई बार उनको रियासत से बाहर भेज दिया, ठीक है। तो भैया जैसा कि मैंने बताया कि महाराजा अपने को क्या रखना चाह रहा था, स्वतंत्र रखना चाह रहा था। अब नेहरू जी ने इन पे दबाव बनाया। नेहरू जी ने जब इन पे दबाव बनाया, किस पे, महाराजा पे, तो महाराजा ने क्या किया, 25 सितंबर 1947 को जो शेख अब्दुल्ला उनको जेल से रिहा कर दिया, ठीक है। अब दूसरी एक बड़ी कहानी ये है कि देखो भैया, जो राजा है वो हिंदू है, और राजा है तो भैया लोकतंत्र का है विरोधी, तो वो जानता था कि अगर वो भारत में मिलता है तो नेहरू यहाँ पर लोकतंत्र ला के रहेगा, शेख अब्दुल्ला को सर पे बैठा के रहेगा। और दूसरा वो जानता है अगर वो पाकिस्तान में मिलता है तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पे एक हिंदू राजा का क्या काम, तो वो वहाँ पे वो काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से इसकी दिमाग की बड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का उस समय कायद आज़म जो है मोहम्मद अली जिन्ना, वो क्या कहते हैं भैया कि अब ये कश्मीर हमें लेना है, तो वो वहाँ के एक प्रांत है वजीरिस्तान, वहाँ से कबायलियों को धीरे धीरे यहाँ भेज देते हैं, और अपना एक बड़ा ऑफिसर होता है उनका अकबर खान नाम का, उसको उसमें तैनात करते हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भेज देते हैं। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से चलते हैं जम्मू कश्मीर की, जो अभी मतलब पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर की जो है, पाकिस्तान के कश्मीर की समझिए राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ से चलते हैं दोस्तों ये। तो यहाँ से चलते चलते ये लोग आगे बढ़ते हैं, उरई तक आते हैं, उरई बोल रहा हूँ मैं। ये लोग कहाँ तक आते हैं, उरी तक आते हैं। उरी के बाद इनका स्टॉप होता है, तो इनको बीच में मिलते हैं महाराज राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी कौन जी है, ब्रिगेडियर हैं, ये ब्रिगेडियर हैं किसकी सेना में, ये ब्रिगेडियर हैं अपने जम्मू कश्मीर के महाराजा की सेना में, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कव्वाली लूटपाट मचाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो ब्रिगेडियर होते हैं वो क्या करते हैं, बीच में जो पुल होता है उस पुल को बम से उड़ा देते हैं, जिसके कारण जो कबायली होते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं। अब इसी दौरान हमारे जो भारत सरकार है और जो जम्मू कश्मीर का राजा है उसके बीच में क्या चल रही है, बार्गेनिंग चल रही है। वो बोल रहा है कि हमें नहीं होना, और हम लोग उस पर फोर्स कर रहे हैं कि वो हो। बीपी मेनन को कई बार हम वहाँ पर भेजते हैं। अब जब उसको समझ में आता है राजा को कि यहाँ पर हमला हो चुका है और अब मैं बचूंगा नहीं, अगर मैंने किसी से मदद नहीं मानी, अगर यहाँ इंडियन गवर्नमेंट मदद करने नहीं आती है, इंडियन आर्मी मदद करने नहीं आती है, तो मैं बचूंगा नहीं किसी भी हालत से। तो वो जानता है कि अब तो बस एक ही जो है वो यही है, ठीक है। तो वो क्या करता है, 26 अक्टूबर को साइन कर देता है विलय पत्र पर, और अपने एडीसी को बोलता है कि अगर कल श्रीनगर के हवाई अड्डे पर इंडियन आर्मी के प्लेन नहीं आते हैं तो तुम मुझे सोते में गोली मार देना, मुझे जगने ही मत देना, मुझे ये दिन देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है इसमें मैंने लिख रखा है, ये रावलकोट, मुजफ्फराबाद, चकोटी आदि पर कब्जा कर लिया कबायलियों ने, ठीक है। और अब वो जानते नहीं थे कि भैया उनका आगे किससे सामना होने वाला है, तो उनका सामना आगे होने वाला था किससे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से, ठीक है। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने क्या किया, जैसे कि मैंने बताया, उड़ी और श्रीनगर के बीच में जो पुल था बीच का वो उड़ा दिया उन्होंने, जिसके कारण जो कबायली थे उनको 2 दिन डिले हो गया, और भारत के यहाँ से जब मदद जा पाई तो हमने उनको पछाड़ दिया, ठीक है। तो 23 अक्टूबर 1947 तक उन्होंने रोके रखा, और 26 के दरमियान वो शहीद हो गए, 26-27 तारीख के दरमियान, ठीक है। राजेंद्र सिंह जी शहीद हो गए। राजेंद्र सिंह जी वो पहले व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र दिया गया है, ठीक है, मरणोपरांत। के.एम. करीयप्पा फील्ड मार्शल थे उस समय, और परमवीर चक्र जो है इन्हीं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को दिया गया है इन बहादुरी के कारण। अगर ये उस दिन वहाँ पर पुल नहीं उड़ाते तो आप ये मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के पास आता ही नहीं।
अगले दिन फिर सेना वहाँ पर पहुँचती है। सेना जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो फिर हमारा उनसे युद्ध होता है और ये युद्ध 1 साल चलता है, जब तक कि 31 दिसंबर 1948 को यूएन के रेजोल्यूशन के तहत सीज़ फायर नहीं हो जाता। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम संधि होती है और जो सेना जहाँ पर है वो सेना वहाँ पर रह जाती हैं, उनके बीच में एलओसी हो जाती है। अब एलओसी के साइड वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को।